Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 11 यूनिट नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का सेकंड नॉलेज 4.2 का लेक्चर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज। और आज के इस लेक्चर में हम फर्दर देखेंगे अबाउट वेपर प्रेशर, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इवेपोरेशन देख लिया था। बॉइलिंग पॉइंट को आगे देखेंगे। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। Apply the concept of hydrogen bonding to explain the property of water, specifically high surface tension water के अंदर होती है, ये भी हम देख चुके हैं। कंपैरेटिवली हाई होती है, ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट, इसको आज हम देखेंगे एक सिमुलेशन की मदद से। लो वेपर प्रेशर, ये भी आज हम देखेंगे। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड एसएलओ होगा डिफाइन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद एसएलओ है डिस्क्राइब हाउ हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इफेक्ट्स द पार्टिकल दैट मेक अप ऑफ मैटर। यदि वो मैटर जिससे पार्टिकल मिलकर डेफिनेटली मैटर बनाते हैं, किस तरह से वो हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन उन पार्टिकल्स को इफेक्ट करते हैं। और लास्ट, ये भी एसएलओ आज हमारा हो जाएगा। लास्ट हमारा एसएलओ है आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन इन द स्टडी ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट, पर्टिकुलरली वाइल स्टडिंग पोलर आइस कैप। इसको हम कल पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक क्विक रिवीजन। विस्कोसिटी को पढ़ चुके हैं, सरफेस टेंशन को जान चुके हैं, कैपिलरी एक्शन देख चुके हैं। सरफेस टेंशन की फर्दर एक्सटेंशन जो है वो कैपिलरी एक्शन की शक्ल में हमें नजर आती है। इवेपोरेशन भी पढ़ चुके हैं। अभी हम वेपर प्रेशर को शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले इन बिटवीन कुछ चीजें हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी। जी डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, फर्दर इसके बारे में मजीद हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिटेल से हमने इन सब चीजों को देखा है। आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सारे का सारा इस बात पे होगा कि व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद क्या है और हीट ऑफ फ्यूजन से मुराद क्या है। तो पहले हम हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ेंगे। द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन रेफर टू द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert 1 mole of solid substance into a liquid। आपके पास एक सॉलिड सब्सटेंस पड़ा है, वाटर, आइस फॉर एग्जांपल, और 18 ग्राम आइस है। 18 ग्राम आइस का मतलब 1 मोल आइस। इस 18 ग्राम आइस को हीट करूंगा और हीट करने के बाद मुझे वाटर मिलेगा। इसकी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। और ये भी कितने मोल होगा, डेफिनेटली 1 मोल ही होगा। अब इस 1 मोल सॉलिड को, जो कि आइस का आइस जो थी वो सॉलिड फॉर्म में थी, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जो भी मुझे एनर्जी हीट की शक्ल में देनी पड़ी इस प्रोसेस में, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, 6.01 किलो जाउल पर मोल। पर मोल का मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये जो हीट है दिस इज कॉल्ड मोलर, जो कि 1 मोल है, हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अगली अहम बात जो हमें नोट करनी है, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, एट दिस मेल्टिंग पॉइंट विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या चीज है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको ये तस्वीर दिखानी पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं कि एक यहां पर फेज चेंज की, ये आपने 10वीं क्लास में भी सेकंड चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर में ये सारा पढ़ा हुआ है। तो ये इट्स जस्ट लाइक अ रिकॉल। तो पानी -25 डिग्री पे है और मान लीजिए -25 डिग्री पर ये आइस है। अब आपने इसको गर्म करना शुरू किया। जैसे ही -25 से आप इसको गर्म करते करते 0 डिग्री पे लेके आए, तो हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ा। और उसकी वजह बढ़ने की क्या थी कि आपने जो हीट प्रोवाइड की उससे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो 0 डिग्री पे एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ। 0 डिग्री के बाद
आपने जितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया, जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड की, उसने फर्दर, आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ यहां से ऊपर नहीं जा रहा, ग्राफ यहां से ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि ग्राफ ऊपर जाते जाते ग्राफ यहां तक पहुंचा, ऊपर नहीं गया बल्कि यहां फ्लैट हो गया। इसका मतलब इस प्रोसेस के दौरान मजीद टेम्परेचर में इंक्रीमेंट नहीं आया। लेकिन यहां से लेकर, जी सर इसको जरा स्क्रीन में लेके, लेकिन यहां से लेकर, कैमरे में मुझे लेके आए, यहां से लेकर यहां तक इस पूरे दौरानिये में चेंज क्या है, आप देखिए ये चेंज आया। मतलब कि 0 डिग्री के बाद जितनी भी हीट आपने प्रोवाइड की, वो कितनी प्रोवाइड की, वो आपने 6.0 किलो जाउल पर मोल वाटर आपने हीट प्रोवाइड की। उस हीट ने क्या किया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, उनको वीक कर दिया, और वीक करने की वजह से ये मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो गए। यानी इस टाइम जो हीट की इन्वेस्टमेंट हुई ना, इस टाइम पे उसने टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि उसने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाई जिससे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, बल्कि उसने यहां पर मॉलिक्यूल्स में मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक किया। यहां पर दी हुई हीट की इन्वेस्टमेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ने में नहीं हुई, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में हुई, जिससे चीज सॉलिड से किस में चेंज हो गई, लिक्विड। और कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, 6.02। इसलिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी, तो इसलिए टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्टली रिलेट करता है। तो ये जो पूरा दौरानिया था, इसमें टेम्परेचर क्या रहा, फिक्स। आप दोबारा पढ़ें इस लाइन को। The molar heat of fusion refer to the amount of heat energy required to convert 1 mole of solid substance into a liquid at its melting point without causing change in temperature. Temperature को change किए बगैर। So समझ आया कि 0 डिग्री पर आगे फर्दर जो हीट आपने पहुंच चुकी है, मेल्टिंग पॉइंट था 0 डिग्री। अब 0 डिग्री चूंकि मेल्टिंग पॉइंट था, तो इस मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी आपने हीट प्रोवाइड की, फर्दर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बल्कि उस हीट ने सॉलिड से चीज को किसमें चेंज कर दिया, लिक्विड में चेंज कर दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर दिया। और वो कितनी है जी, 6.02। इसको हम एक सिमुलेशन में भी देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स, देखिएगा जरा। Most substances can occur in nature in more than one. ये सॉलिड है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं इसकी वाइब्रेशन और बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब फेज ट्रांजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं सॉलिड को मैंने हीट किया, मेल्ट किया, तो ये जो आपको रेड एरो नजर आ रहा है, जिसके बाद ये लिक्विड में चेंज हुआ। यहां पर मुझे इस सॉलिड को इस फेज में चेंज करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, तो वो ही है हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। और उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 6.02 किलो जाउल पर मोल। अब आगे चलते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। अब एक दफा जब ये लिक्विड में चेंज हो गया, आप इसको फर्दर हीट करें, उसके बाद ये फिर फर्दर हीट करेंगे, क्योंकि अब यहां पर ये लिक्विड में चेंज हो चुका है। नाउ दिस इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये इस सिनेरियो को, यानी ये पॉइंट 2 को ये शो कर रहा है, दिस इज पॉइंट 2 और ये पॉइंट 2 को शो कर रहा है। पॉइंट 1 पे क्या था, पॉइंट 1 पे क्या था, वो ये शो कर रहा है, ठीक है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे क्या था, वो शो कर रहा है, ठीक है। पॉइंट 2 पे सिचुएशन क्या है, लिक्विड में आ चुका है। अब अगर मैं इस लिक्विड को मजीद हीट करूंगा, मजीद टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो फर्दर इसके काइनेटिक एनर्जी मजीद बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स मजीद वाइब्रेट करेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। और एक टाइम आया कि टेम्परेचर पहुंच गया बॉइलिंग पॉइंट पे, जो कि 100 डिग्री है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितना भी मैं टेम्परेचर मजीद दूंगा, वो टेम्परेचर मजीद काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि वो टेम्परेचर इस टाइम पे जो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा जी,
इस टाइम पे जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा वो यूज होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो इसलिए चूंकि काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो ग्राफ टेम्परेचर वाइज राइज नहीं करेगा, बल्कि आप देखो ये फ्लैट। तो इस पूरे दौरानिये में यहां से लेकर यहां तक दरअसल हुआ क्या कि ये वाटर एट देयर बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ किसके अंदर, गैस में। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट 3 क्या है, पॉइंट 2 पे मैंने बोला ना कि मेल्टिंग हो गई। पॉइंट 3 है वार्म वाटर, पानी गर्म हो गया, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई। पॉइंट नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर, ये जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है, जो कि पॉइंट 4 कंसिडर करेंगे, लिक्विड वाटर वेपराइज टू स्टीम। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो भी आप पानी को एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी, वो हीट यूटिलाइज हो रही है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में और लिक्विड्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने में। कितनी यूज हो रही है जी हीट, 40.7। नाउ दिस 40.7 इज मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझने वाली बात क्या है कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन कब कैलकुलेट होती है, जब चीज सॉलिड से मेल्ट हो रही होती है लिक्विड के अंदर। और मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कब कैलकुलेट होती है, जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है और बॉइलिंग के बाद तब जितनी एनर्जी लगेगी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, वो है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये नहीं कि बॉइलिंग से पहले आप पानी को हीट कर रहे हैं और उसके वेपर्स बन रहे हैं, वो नहीं है। ठीक है, वो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन तब कैलकुलेट होती है जब पानी बॉइलिंग पे आ जाता है। बॉइलिंग के वक्त जितना भी हीट करोगे, फर्दर हीट करने से होगा क्या कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जैसे मैंने बोला, ब्रेक होंगी। तो वो फिर जो हीट है वो है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब पढ़े जी इसको। हाँ जी, नेक्स्ट मैंने अगले पेज पे लिखा है इससे, ये देखिए। On the other hand, molar heat of vaporization represent the amount of heat energy needed to convert 1 mole of liquid into a gas में, and its boiling point के ऊपर अगेन विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन टेम्परेचर। इस टाइम पे टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे आपको पता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी लिक्विड को हीट करो तो मैक्सिमम वो बॉइलिंग पॉइंट तक ही हीट होता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद उसको फर्दर हीट नहीं कर सकते। जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है, आप थर्मामीटर डालें किसी लिक्विड में, आप हीट करें, थर्मामीटर पे जहां पर टेम्परेचर रुक गया समझ लें वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद जितना भी हीट करेंगे वो जस्ट फोर्सेस ब्रेक करेगा और लिक्विड को गैस में चेंज करेगा, वही है हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस एनर्जी सर्व टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विदाउट द लिक्विड enabling particle to escape into a gas phase within a liquid, sorry without कह रहा, within a liquid, enabling ये काबिल करेगा पार्टिकल को escape करें वो गैस फेस में। Similarly to the heat of fusion it is measured in kilojoule per mole। देखिए लिक्विड से गैस में गए 40.7 किलोजूल पर मोल। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने पिक्चर दिखाई है, ये जो आपने पिक्चर दिखाई है, इस पिक्चर को अगर आप एनालाइज करें तो यहां से स्टार्ट हुई थी और यहां तक ये खत्म। इस पूरे टेन्योर में आप देखें सर ये 50 से ज्यादा वैल्यू है, लेकिन यहां जीरो से तो वैल्यू स्टार्ट नहीं हो रही ना, जीरो से आगे से स्टार्ट हो रही है। यहां से लेकर यहां तक का टोटल एडेड हीट, कितनी हमने हीट ऐड की इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस से लेकर यहां तक, वो सारी की सारी आपको कैलकुलेट हो जाएगी। और वही है पॉइंट नंबर 4 के 40.7 किलोजूल पर मोल। इसके बाद जो स्टीम बनी है ना, पॉइंट नंबर 5 में क्या होगा, तो स्टीम, इस पॉइंट के बाद तो स्टीम बन गई, क्योंकि लिक्विड से किस में चेंज हो गया, यहां पर गैस में चेंज हो गया। अब गैस को फर्दर हीट करोगे तो स्टीम वार्म होगी, वो फिर अलग फेज है, फेज 5 है वो, समझ गया आप, वो हमने नहीं पढ़ना। ठीक है, यहां पर आके जो फर्दर ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, फर्दर टेम्परेचर बढ़ रहा है, फर्दर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो वो लिक्विड की नहीं बढ़ रही है, अब यहां पर आके वो गैस की बढ़ रही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर आप फेज चेंज देख सकते हैं, किस तरह से पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वार्म लिक्विड, वार्म लिक्विड से गैस, गैस से वार्म गैस पे चेंज होते हैं। ठीक है, अब ये सारा प्रोसेस एक सिमुलेशन में भी हम ऑब्जर्व करते हैं।
स्टूडेंट्स Most इस सारी substances एनिमेशन can को अपने occur गौर in से देखना nature है और in आप more सबसे than पहले तो one state काइनेटिक of matter. पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक three सॉलिड लिक्विड fundamental गैस के states अंदर of पार्टिकल matter किस are तरह से the मूव करते solid, हैं आप उनको liquid, ऑब्जर्व कर and सकते gas हैं। phases. Scientists have discovered other states of matter as well, ठीक है, which occur लिक्विड्स के under अंदर आप देख extreme सकते हैं conditions. ज्यादा मूवमेंट The नहीं most है, गैसेस के important अंदर बहुत difference ज्यादा between the मूवमेंट है, various states of सॉलिड्स के matter अंदर is that मूवमेंट because of the बहुत ही different कम है। temperature ये or शो करता है pressure, सॉलिड के अंदर particles are attracted to इंटरमोलिकुलर one फोर्सेस another to a स्ट्रांग हैं, different extent. लिक्विड में वही फोर्सेस कमजोर होगी और गैस में बहुत Particles कमजोर है। move in solid substances as ठीक है, well, अगर मैं but इसको मजीद usually हीट करता हूँ, slower मजीद than in वाइब्रेशन बढ़ेगी substances इसकी तो of other टेम्परेचर states बढ़ of जाएगा, matter. लेकिन एक टाइम के बाद The जब ये force of बिल्कुल ब्रेकअप attraction इनका between स्टार्ट the हो जाएगा, particles मॉलिक्यूल्स is टूटना very शुरू हो strong. जाएंगे, Therefore, तो तब bonds मोलर form हीट ऑफ between फ्यूजन them, and they are यहाँ पर held in इस्तेमाल a होगी fixed फोर्सेस को position ब्रेक in करने which के they लिए। vibrate. फोर्सेस के Solids ब्रेक have होने a से definite फेस चेंज volume होता and है, shape. ठीक है, और The काइनेटिक particles in एनर्जी बढ़ने liquids से move मॉलिक्यूल्स की faster वाइब्रेशन than में those in इजाफा होता है। solids, but more जैसे अब ये slowly लिक्विड than है, those in काफी ज्यादा gases. मॉलिक्यूल मूव कर रहे The हैं, बट attraction फेस between the चेंज करने के लिए particles is जरूरी है कि इन weaker तमाम than between पार्टिकल्स में those in मौजूद solids, इंटरमोलिकुलर so फोर्सेस they are ब्रेक हों not in a और fixed वो position. एट They देयर can बॉइलिंग move पॉइंट freely होगा। within the substance, but remain close to one another. Liquids have a ठीक है definite स्टूडेंट्स, volume, but no अच्छे तरीके definite से आप shape, इनको ऑब्जर्व so they करें। take the shape of the container. ये देखिए, In अब ये gaseous गैस है, अब substances, फर्दर the मैं इस particles गैस move को so हीट करूंगा तो ये fast and वार्म are गैस so far होगी, apart यानी that the ग्राफ फिर ऊपर influence of जाएगा, the टेम्परेचर attractive बढ़ेगा forces और between अगेन them अब is much less इंटरमोलिकुलर फोर्सेस effective. तो ब्रेक हो चुकी हैं, They अब practically टेम्परेचर fly बढ़ाऊंगा तो free काइनेटिक and एनर्जी collide with बढ़ेगी। each other and the wall of the container. The net force of the particles hitting the container wall is detected as gas pressure. That is, gas Okay. pressure is not only due to the mass of the particles, but also to their rapid movement. अब यहाँ तक Gases सारा do not प्रोसेस have a definite एंडोथर्मिक था, volume or क्योंकि shape. आप They सॉलिड से always लिक्विड में, fill the लिक्विड से available गैस में आए हो, space इस दौरान and में take आपने the एनर्जी shape of ऐड the की है सिस्टम container. के अंदर, एनर्जी दी है, तो ये सारे का सारा During phase एंडोथर्मिक प्रोसेस था। transitions, chemical ठीक है, changes do not अब occur. इनके That रिवर्स is, प्रोसेस the भी होते हैं। particles do not रिवर्स change. प्रोसेस का मतलब Only आप their गैस को लिक्विड में location चेंज कर and सकते हो, speed do. लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर The सकते हो, state यू of ऑल नो matter डैट। of a अच्छा, सॉलिड भी particular डायरेक्ट गैस में substance चेंज is होते हैं और इस determined by प्रोसेस को आपने temperature and ग्रेड 10 में pressure. पढ़ा है A सब्लिमेशन के नाम phase से। transition Okay. can be induced by changing the temperature or by changing the pressure. A direct transition can occur between the solid and gas states of almost all जी substances. स्टूडेंट्स, That फर्दर is, solid substances may become इसको मजीद gaseous एक्सप्लोर करते हैं। without going through the liquid phase, and vice versa. The change during which a solid अब अगर इसको becomes मैं हीट gaseous दे रहा हूं, ये देखिए, directly is called ये sublimation. जो हीट An ट्रांसफर हुई example है of इसने this इसका फेस process चेंज कर is दिया। when steam rises from dry ice. ठीक है, The reverse अगर process इसे is हीट वापस निकाल deposition, लूंगा, हीट an रिड्यूस कर example दूंगा, of which is the ये formation of एक्सो, frost क्योंकि अब ये crystals हीट from बाहर water रिलीज कर vapor रहा है। on windows in winter. ठीक है, एक थी हीट दी Most और एक, अच्छा अब मैं substances यहाँ can पर आपसे occur कुछ in चीजें nature पूछना in चाहता हूँ, more आपने than मुझे one state बताना है। occur. That is, जी स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं इसमें से कौन सा प्रोसेस एक्सो है। तो सबसे पहले हम सॉलिड से बात करते हैं, कौन सा एंडो है और कौन सा एक्सो है। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड का लिक्विड में जाना, सॉलिड का लिक्विड में जाना डेफिनेटली मेल्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह मेल्ट होने के बाद बॉयल होना, इवेपोरेशन में जाना, दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन गैस का वापस लिक्विड में आना, डेफिनेटली आप गैस में से वापस, अगर आप सॉरी मैंने ये उल्टा लिख दिया, इसको करेक्ट कर लें, अपॉलॉजी। ठीक, इसको दोबारा हम कर लेते हैं। सॉलिड का लिक्विड में जाना, क्योंकि हीट दी है आपने इसको, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था। इस तरह लिक्विड का गैस में जाना, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब रिवर्स चलते हैं। अगर गैस, अच्छा ये भी सॉलिड का डायरेक्ट गैस में जाना, सब्लिमेशन, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। जितने भी रेड कलर के एरोस लगे हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं, अगर गैस ने वापस लिक्विड में जाना है तो मैंने इसमें से हीट निकालनी है, जो उसके पास एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वो मैंने बाहर निकालनी है ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो और ये लिक्विड में जाए। तो डेफिनेटली एनर्जी बाहर निकालने के लिए ये रिलीज करेगा। तो इसका मतलब जो कंडेंसेशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसी तरह जो फ्रीजिंग है, याद रखिएगा वो भी कौन सा प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह जो डेपोजिशन है, डायरेक्ट गैस का सॉलिड में जाना, ये भी कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया है। फर्दर मूव करते हैं अगली चीज की तरफ। ये ग्राफ यू ऑल नो दैट सबसे आसान काम है सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना। लिक्विड को गैस में चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, आपने ग्राफ में भी देखा। और सबसे मुश्किल काम क्या है? सॉलिड को डायरेक्ट किस में चेंज करना? गैस में चेंज करना, सब्लिमेशन। और रिवर्स प्रोसेस कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, ये ऑलरेडी मैं आपको इसमें बता चुका हूं कि कंडेंसेशन क्या होती है, गैस का वापस लिक्विड में आना कंडेंसेशन, लिक्विड का गैस में जाना बॉइलिंग, सब्लिमेशन क्या होती है, डेपोजिशन क्या होती है, मेल्टिंग क्या होती है, फ्रीजिंग क्या होती है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस एनर्जेटिक वाइज मुश्किल है और कौन सा आसान है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आपको डाटा दिया जाए, एक केमिकल का नाम है ए और उसकी आपको डेल्टा HF बता दी जाए और वो है 100 किलो जाउल लेट्स से पर मोल, और एक केमिकल है बी, उसका डेल्टा HF बता दिया जाए जो कि है 50 किलो जाउल पर मोल, क्या आप इसके डाटा को देख के बता सकते हैं कि किसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं और किसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं? यस, वी ऑल नो दैट डेल्टा HF और डेल्टा HV ज्यादा हीट ऑफ फ्यूजन और ज्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन उनकी ही होती हैं जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं डेफिनेटली उनकी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं, और जिनकी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग हैं उनकी सरफेस एरिया भी ज्यादा सरफेस टेंशन भी ज्यादा है, और जिनकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है वो यू ऑल नो दैट सरफेस टेंशन से सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको एनालाइज करने आने चाहिए। अगर मैं आपको एक लिक्विड दे दूं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी वो ज्यादा फैलता है, आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे कि वो ज्यादा फैल क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं। जैसे पेट्रोल है और पानी है, दोनों को गिरा दें आप, कौन जल्दी पानी ज्यादा जल्दी फैलेगा या पेट्रोल जमीन पे जल्दी फैलेगा? पेट्रोल। और आप पता है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने से पता चला अगर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका डेल्टा HF भी कम होगा, उसकी डेल्टा HV भी कम होगी, यानी उसको मेल्ट करना भी आसान है, इवेपोरेट करना भी आसान है, क्योंकि उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? वीक है। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह के रिलेशंस आपको एंट्रेंस टेस्ट में काफी काम आते हैं। जब आपको एनालिसिस करने का बोला जाता है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसी होती है कि ये दो लिक्विड हैं, इनमें से एक ऐसा कर रहा है, एक ऐसा कर रहा है, दो सिचुएशन दी जाती है, बताओ किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? ऑब्वियसली जिनका डेल्टा HF ज्यादा होगा, डेल्टा HV ज्यादा होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो कोशिश करता हूं साथ साथ आपको चीजों को रिलेट भी करवाता जाऊं। अब अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज द वेपर प्रेशर एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। वी ऑल नो दैट लिक्विड चेंज होता है वेपर्स के अंदर। अगर एक लिक्विड वेपर में चेंज होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस को लीव करते हैं और गैस में जाते हैं। अगर तो सरफेस ओपन है तो वो तो गए, लेकिन अगर इसी सरफेस को बंद कर दिया जाए और बंद करने के बाद इन वेपर्स को यहां पर ब्लॉक कर लिया जाए और देन इन वेपर्स के प्रेशर को मेजर किया जाए, तो देन वो प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। अब ब्लॉक कैसे किया जाएगा? आपके सामने डायग्राम है। ब्लॉक करने के लिए आपको सिस्टम को ओपन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। जब सिस्टम क्लोज होगा तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स इसमें से अब लीव नहीं कर सकते। ठीक है, मॉलिक्यूल जब इसमें से लीव नहीं कर सकते तो इसके अंदर स्टे करेंगे। जब वो स्टे करेंगे तो ऊपर मैंने प्रेशर गेज लगाया हुआ है, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो गैस फेज में आ चुके हैं। आप इन गैस फेज के मॉलिक्यूल्स का कोई ना कोई प्रेशर भी होगा, क्योंकि ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वॉल्स पर स्ट्राइक करते हैं। इसी प्रेशर को इस प्रेशर गेज से मेजर करना है, तो इनका इनका जो भी प्रेशर होगा वही इनका वेपर प्रेशर है। अब कब, क्यों, कैसे वेपर प्रेशर मेजर करते हैं, उसकी सिचुएशन के। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से मेरे पास एक क्लासरूम है, यहां पे 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल का एक सिचुएशन आपसे पूछता हूं कि इनिशियली जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरह एकेडमी है, क्लास है, तो 50 चेयर्स हैं। 50 चेयर्स की मतलब ये है कि 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है यहां पर इकट्ठा होने की। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्लासरूम बड़ा कर दूं ऑब्वियसली फिर 100 भी होंगे, लेकिन एट अ टाइम जिस क्लासरूम को मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको मैं फिक्स कर दिया है, उसको मैं चेंज नहीं करूंगा। एक दरवाजा लगा है, पहले दिन 10 बच्चे आए,
40 कुर्सियां खाली हैं, 10 कुर्सियों पे बच्चे बैठ गए। आप मुझे बताएं क्लास सैचुरेटेड है, भर गई है या भी अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड है, क्लास भरी नहीं है। अनसैचुरेटेड बोलते हैं खाना खाया पेट भर गया, सैचुरेटेड। पेट नहीं भरा, अनसैचुरेटेड। क्लास अभी जगह है तो क्या है? अनसैचुरेटेड। अगले दिन 20 बच्चे आए, क्लास अभी भी क्या है? अनसैचुरेटेड। अगले दिन 30 बच्चे हो गए, क्लास अभी भी क्या है? अनसैचुरेटेड। अगले दिन 25 बच्चे हो गए, 5 चले गए, तो क्लास अभी भी क्या है? अनसैचुरेटेड। अगले दिन 20 बच्चे हो गए, 5 मजीद चले गए, क्लास अभी भी क्या है? अनसैचुरेटेड। अगले दिन 40 बच्चे हो गए, तो क्लास अभी भी क्या है? यानी कि बच्चों का क्लास में आना जाना ये लगा रहेगा। बिल्कुल वैसे ही इनिशियली क्या होगा कि ये लिक्विड जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि इसमें से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एन मुमकिन है कि वो वापस घर में वापस आ जाए। जैसे बच्चे आए, एन मुमकिन है कि वो छोड़ भी जाएं, तो ऐसे तो चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि इनिशियली लिक्विड हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो हैं वो लीव करेंगे सरफेस को और ऊपर सरफेस पे इकट्ठे होंगे, और एन मुमकिन है कि रिकैप्चर भी हो जाए। एक टाइम आएगा क्लास में कि 50 बच्चे क्लास में पूरे हो गए, अब क्लास क्या हो गई है? सैचुरेटेड। यानी बच्चों का बढ़ने का रुझान ज्यादा था, कम होने का रुझान क्या था? कम था। जा भी रहे थे बच्चे लेकिन आ भी ज्यादा रहे थे। अब जिस दिन 50 बच्चे क्लास में हो गए तो क्लास क्या हो गई? सैचुरेटेड। अब 50 बच्चों के बाद जितना बच्चा क्लास में आके बैठेगा, 50 के बाद तो जगह ही नहीं है, तो फिर 50 के बाद 10 बच्चे अगर क्लास में आते हैं तो बैठे हुए 10 को बाहर भेजना पड़ेगा उनको जगह देने के लिए। ऐसी कंडीशन जब जितना लिक्विड के पार्टिकल गैस में जाएं, यानी कि वो टाइम इस जगह पर, क्योंकि ये भी तो क्लासरूम है ना, ये भी तो क्लोज है, ये भी तो कंटेनर बंद है, इसमें भी तो लिमिटेशन है, एक खास अमाउंट में गैस इकट्ठी हो सकती है। वो टाइम जहां पर यहां मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद, यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में आ रहे हैं और जितने वापस गैस से लिक्विड में जा रहे हैं, शाबाश, लिक्विड से गैस में जाना क्या है? ये इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। और वापस गैस से लिक्विड में आना ये क्या है? शाबाश, रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन, रिकैप्चर होना, वो टाइम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। ये कब हुआ था क्लास के अंदर? 50 बच्चे जब बैठ गए, फिर जितने बच्चे क्लास में आए उतने बच्चे बाहर भेजने पड़े। ऐसा तब हुआ जब पॉइंट क्या आ जाता है? सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है। उस सैचुरेटेड पॉइंट पर आपने इस मीटर को देखना है, जो भी इस मीटर पे प्रेशर होगा वो इस लिक्विड का क्या होगा? वेपर प्रेशर। वेरी इजी। वेपर प्रेशर, द प्रेशर विच वी कैन मेजर at dynamic equilibrium. What is dynamic equilibrium? When the rate of evaporation becomes equals to rate of condensation at this time, यहां पर जितने भी वेपर्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो सारे के सारे वेपर्स का प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर। अच्छा जी, फैक्टर इफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे वेपर प्रेशर इफेक्ट करता है? तो सबसे पहले मैं आपके साथ सिचुएशन डिस्कस करता हूं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। जी स्टूडेंट्स, आप जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें। इस क्लास में 50 बच्चे बैठ सकते थे, एक दरवाजा लगा हुआ है, एक दरवाजा था, इसलिए बच्चों का आना जाना मुश्किल था। 2 दरवाजे लगा देता हूं, उससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बच्चों का आना जाना, ज्यादा बच्चे आएंगे, ज्यादा बच्चे जल्दी जल्दी जाएंगे, लेकिन क्लास में कैपेसिटी कितनी है वो तो नहीं चेंज होगी, वो तो नहीं चेंज होगी। इसका मतलब यह है कि अगर इस लिक्विड की मैं सरफेस को बढ़ा देता हूं, सरफेस को बढ़ाने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और ज्यादा ही रिकैप्चर होंगे, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन प्रेशर में इजाफा नहीं होगा। जस्ट लाइक क्लास में 50 बच्चे बैठते थे, इधर भी चूंकि उतना ही तादाद उतनी ही जमा होगी, बस समझो सरफेस बढ़ने से निकलने का और आने का रास्ता बढ़ा दिया है, सरफेस बढ़ा दी है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गई है, रेट ऑफ रिकैप्चरिंग यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन भी तो बढ़ गया ना। इसलिए
वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जैसे इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ने पे बढ़ती थी, लेकिन वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। अगला पॉइंट, अमाउंट ऑफ लिक्विड। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या लगता है आपको, अगर मैं इस ग्लास को बड़ा कर दूं, पानी ज्यादा डाल दूं, लिक्विड ज्यादा डाल दूं, तो क्या ऊपर प्रेशर में फर्क पड़ेगा? नहीं, जगह ही नहीं है ऊपर, जगह तो उतनी है। तो कहने का मतलब है कि अमाउंट पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। अगला पॉइंट है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। हाँ, इस पूरी डिस्कशन में हमने टेम्परेचर को डिस्कस नहीं किया। एक बात है, अगर मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और अगर ये पिस्टन मूवेबल है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया तो डेफिनेटली कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और जब कैपेसिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने पर ज्यादा वेपर्स इकट्ठे होंगे, उनका प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सो वी कैन से दैट कि टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर में इजाफा होगा। और इसी चीज के लिए मैंने एक डेटा आपके लिए इकट्ठा किया है, वो डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जी डियर स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, वाटर का 0 डिग्री टू 100 डिग्री, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, पानी के वेपर प्रेशर में इजाफा होता गया। इससे शो होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर वेपर प्रेशर में क्या होता है, इजाफा होता है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से वेपर प्रेशर की समझ आ गई है। कल हम देखेंगे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, किसका कितना ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ क्या ताल्लुक है, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट होते हैं जल्दी, ये सारी बातें हमारे कल के लेक्चर में होंगी। आज के लेक्चर में हमने मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, उसकी डिटेल एनालिसिस की, सिमुलेशन भी देखी हमने। फर्दर हमने वेपर प्रेशर क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे आप पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में, आप देखते हैं जैसे वो पेट्रोल का ढक्कन आप उतारते हैं, जब तक वो पेट्रोल का ढक्कन नहीं था, उस पर बंद था, तो कंटेनर के अंदर वेपर्स थे ना, जो बाहर नहीं आ रहे थे। क्या वो वेपर्स ने आपका लिक्विड कम कर दिया? नहीं, वही वेपर्स रिकैप्चर होकर लिक्विड में दोबारा चेंज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन खोला, वो वेपर्स सारे भाग गए और आपको हल्की सी स्मेल भी आई। इससे पता चलता है कि क्लोज कंटेनर में ही वेपर्स कैद रहते हैं, उनका प्रेशर मेजर किया जाता है। जैसे ही खोलोगे तो निकल जाएंगे, उनका प्रेशर नहीं मेजर हो सकता। कल इंशाल्लाह ताला इसको फर्दर आगे लेके चलेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो मुझे बताइए। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू।